नमस्कार दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं सेल टॉपिक। इस वीडियो में हम टू द पॉइंट पढ़ेंगे, जो कि एग्ज़ाम में बार बार जो क्वेश्चंस बनते हैं सेल टॉपिक से वो 99.99% यहीं से क्वेश्चंस पिकअप होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सेल की डेफिनेशन देखें तो सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, और या यूँ कहें कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल बेसिस ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक आधार है सेल। अब कुछ खोज हैं सेल टॉपिक से रिलेटेड, वो हम देखते हैं वन बाय वन। कि अगर हम बात करें कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में क्या खोज किया था, तो मृत कोशिका यानी कि डेड सेल्स, किसमें? कॉर्क में। ठीक है। एंटोनी ल्यूवेनहॉक जी आए फिर 1674 में। उन्होंने लिविंग सेल्स की खोज की थी, किसमें? तालाब के पानी में। फिर आए रॉबर्ट ब्राउन 1831 में। उन्होंने केंद्रक की खोज की, इट मीन्स न्यूक्लियस। फिर आए 1869 में फ्रेडरिक मिशर साहब, उन्होंने डीएनए अणु की खोज की थी। फिर 1953 में वॉटसन और क्रिक ने डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की खोज की थी। और उसके बाद कैमिलियो गोल्गी साहब ने गोल्गी बॉडी की खोज की थी। तो ये कुछ खोज करता हैं जो कि सेल टॉपिक से रिलेट करते हैं, और इनको आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ध्यान रखना है। नेक्स्ट करते हैं, बात करते हैं पार्ट्स ऑफ सेल्स की, कि सेल के कितने पार्ट्स हैं। तो नंबर वन हम देखेंगे सेल। फर्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन, सेकंड इज सेल वॉल, थर्ड इज न्यूक्लियस, फोर्थ इज साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये चार हमारे पार्ट्स होते हैं सेल के। अब हम बात करते हैं वन बाय वन, टू द पॉइंट बात करेंगे कि कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन। फर्स्ट पॉइंट देखिए कि ये पतली, लचीली और जीवित यानी कि लिविंग सेल्स होती हैं। लिविंग होती हैं, फ्लेक्स ये थिन होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं और लिविंग होती हैं। सेकंड पॉइंट देखते हैं इसका, निश्चित आकार प्रदान करती है, इट मीन्स इसकी डेफिनेट शेप होती है, और जो भी ऑर्गेनल्स होते हैं उसको ये पकड़े रखती है। क्या? सेल मेम्ब्रेन। चयनात्मक रूप से पारगम्य होती है, इट मीन्स सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, यानी कि जो कुछ भी अंदर आना चाहता है सेल के अंदर, वो एक तरीके से ये सेल मेम्ब्रेन बॉडीगार्ड के तौर पर काम करती है। यानी कि किन्हीं किन्हीं जो रिक्वायरमेंट है सेल को डेवलप होने के लिए या फिर सेल ऑर्गेनल के लिए, ये उन्हीं पदार्थों को अपने अंदर समाने का कार्य करती है। जैसे ये सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन है। अब इस यानी कि सेल की झिल्ली है ये, और अगर मान लो बाहर से कोई ऐसा द्रव्य पदार्थ आ रहा है तो उसको ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये कवर करती है, ये बॉडीगार्ड की तरह काम करती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन एक तरीके से सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक। अब ये किसकी बनी होती है ये सेल मेम्ब्रेन? ये सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। ठीक है, टू द पॉइंट बात करेंगे हम, ज़्यादा कोई इररिलेवेंट चीज़ नहीं पढ़ेंगे। कोशिका दीवार यानी कि सेल वॉल, बात करते हैं सेल वॉल। तो ये इसका जो आकार है, मतलब ये इस तरीके से बनी होती है कि ये मजबूती और टर्जिडिटी प्रदान करती है। मजबूती को हम बोल सकते हैं रिजिडिटी, और टर्जिडिटी मतलब एक तरीके से कठोरता भी होती है उसमें, और एक तरीके से भंगुरता भी होती है। ठीक। स्वतंत्र रूप से पारगम्य होती है। सेल, जैसे हमने पढ़ा यहाँ पर कोशिका झिल्ली में, एक मिनट मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। ओके, जैसे हमने पढ़ा कि सेल मेम्ब्रेन में जो ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, बट इसमें जो सेल वॉल में जो ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो वॉल है, ये स्वतंत्र रूप से पारगम्य है, यानी कि इंडिपेंडेंटली एक तरीके से ये किसी भी सब्सटेंस को अपने अंदर प्रवेश करने देती है। कोई बॉडी गार्ड नहीं होता इसमें, और ये नॉन लिविंग होती है। यहाँ पर हमने पढ़ा सेल मेम्ब्रेन में ये एक तरीके से लिविंग होती है, लेकिन ये यहाँ पर नॉन लिविंग होती है। ठीक। पौधों की बात करें
तो पौधों में ये सेल्यूलोज की बनी होती है, क्या, सेल वॉल। और बैक्टीरिया की बात करें तो ये पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है। फंगस की बात करें तो काइटिन की बनी होती है। यानी कि अगर यानी कि अगर हम बात करें सेल वॉल की, जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास पॉइंट्स हैं, जैसे पौधों में, बैक्टीरिया में और फंगस में, तो पौधों की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है। ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं और टू द पॉइंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। और यही के यही आपको एग्जाम में मिलने वाला है। बैक्टीरिया पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है, इसको याद रखिए आप कि बैक्टीरिया में जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन। और फंगस में जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होती है, ठीक है। काइटिन एक तरीके से कॉम्प्लेक्स शुगर है, ओके। नाभिक, अब बात करते हैं न्यूक्लियस। थर्ड पॉइंट, दो पॉइंट हो गए हमारे पास, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन हो गया और सेल वॉल हो गया। अब बात करते, एक मैं आपको थोड़ा सा पॉइंट बता देता हूँ कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये लिविंग सेल्स में जब बात होती है ना, तो एक तरीके से ये एनिमल सेल्स में ही प्रेजेंट होती है, क्या, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन केवल और केवल किस में प्रेजेंट होती है, केवल और केवल ये लिविंग सेल्स यानी कि एनिमल्स में ही प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन। लेकिन अगर सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल जो है वो नॉन लिविंग यानी कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, ठीक है। कोशिका भित्ति बोलते हैं इसको, ओके। अब बात करते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है सेल के अंदर, ये तो हमारे पास एक सेल है, ठीक है। ये हमारे पास एक अगर सेल है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक न्यूक्लियस होगा। ये कहीं ना कहीं जो न्यूक्लियस होगा, इस न्यूक्लियस के बारे में भी कुछ अवधारणाएं हैं जो हम वन बाय वन देखते हैं कि ये सबसे बड़ा कोशिका संरचना है। अगर हम सारे सेल ऑर्गेनल्स की बात करें यहाँ यहाँ यहाँ, तो इस सेल में मौजूद जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उनमें सबसे बड़ा होता है न्यूक्लियस। कोशिका का मस्तिष्क भी इसे कहा जाता है। इट मीन्स ये एक तरीके से कोशिका का ब्रेन है जहाँ से कंट्रोल होती है सेल, ठीक। अब इसके फैक्टर्स, घटक की बात करते हैं। घटक कौन कौन से हैं इसके, तो इसके जो घटक हैं वो एक तो होता है न्यूक्लियर एनवलप और एक होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक। आप थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है इसमें, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिए। जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो प्रोनाउंसिएशन मैं कर रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए कि एक तो होता है न्यूक्लियर एनवलप। एनवलप का मतलब समझते हैं आप, कि जो ढका हुआ रहता है। यानी कि अगर सेल के अंदर जो एक न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस को जो चीज़ ढके हुए रहती है उसे हम न्यूक्लियर एनवलप कहते हैं। अब बात करते हैं इसके पॉइंट की, कि ये झिल्ली से बनी होती है। किससे बनी होती है, झिल्ली से बनी होती है और नाभिक को कवर करती है। यहाँ देख रहे हैं आप, एनवलप का मतलब ही क्या है, नाभिक को कवर करना, यानी कि किसी चीज़ को कवर करना। और नाभिक को जो साइटोप्लाज्म होता है, यानी कि साइटोप्लाज्म का मतलब क्या है, साइटोप्लाज्म होता है कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य से नाभिक को अलग करती है। जैसे यहाँ पर साइटोप्लाज्म है, तो हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास अगर न्यूक्लियस है, ये अगर हमारे पास न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म है, तो ये जो न्यूक्लियर एनवलप है, यानी कि ये देखिए आप, ब्लू कलर में जो मैं दिखाऊंगा आपको, ये जो न्यूक्लियर एनवलप है, इसको मैं दोबारा बनाता हूँ आपके लिए, ठीक है। वन सेकेंड। अगर अगर हमारे पास देखा जाए तो अगर ये सेल है और सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस की जो ये जो दीवार देख रहे हैं आप, इसे कहते हैं न्यूक्लियर एनवलप। और यहाँ पर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है, जो कि साइटोप्लाज्म में मेंटेन रहते हैं। अब इस साइटोप्लाज्म को हमें नाभिक जो नाभिक है, इसको
मतलब कौन अलग कर रहा है, ये न्यूक्लियर एनवलप अलग कर रहा है। ठीक है, अब आता है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या कहता है कि न्यूक्लियर एनवलप का जो तरल ग्राउंड पदार्थ होता है, यानी कि ये अगर न्यूक्लियस है और इसके ऊपर ये इसकी कवरिंग न्यूक्लियर एनवलप है, ये पूरा न्यूक्लियर एनवलप है क्या, ये पूरा न्यूक्लियर एनवलप है। तो न्यूक्लियर एनवलप का जो लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस होता है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। जैसे साइटोप्लाज्म होता है ना न्यूक्लियर में, भाई न्यूक्लियर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में, ये देखिए कि न्यूक्लियर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो ये खालिस्तान देख रहे हैं आप, ये जो खालिस्तान देख रहे हैं, ये खालिस्तान जो है ये साइटोप्लाज्म होता है। तो ऐसे ही न्यूक्लियर प्लाज्म भी होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। अब इसके जो टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन मटेरियल। ठीक, बात करते हैं न्यूक्लियोलस की, टू द पॉइंट बात करेंगे। न्यूक्लियोलस में ये संख्या में एक से अधिक होते हैं। न्यूक्लियोलस अगर पूछा जाए हमें कि न्यूक्लियोलस कहाँ होता है, तो न्यूक्लियस में होता है, यानी कि नाभिक में। और नाभिक में ये संख्या में एक या एक से अधिक हो सकते हैं। प्रोटीन निर्माण केंद्र है ये, क्या, प्रोटीन निर्माण केंद्र, जो कि राइबोसोम बनाता है। राइबोसोम क्या है, प्रोटीन का निर्माण करता है, किसमें, केंद्रक में। सेकंड आता है क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो धागे जैसी संरचना का उलझा हुआ समूह है। अगर हम एग्जाम में ये पूछ ले कि धागे जैसी संरचना केंद्रक के अंदर जो होती है वो एक्चुअल में होती क्या है, वो होती है क्रोमेटिन मटेरियल। ठीक है, न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं अभी हम आगे कहीं नहीं बढ़े हैं। और इसी क्रोमेटिन मटेरियल में फिर आता है गुणसूत्र, यानी कि क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स भी क्या है कि सेल डिवीज़न के दौरान, यानी कि कोशिका विभाजन के दौरान दिखाई देने वाली धागे जैसी संरचना होती है। ठीक है, अब इसके घटक की बात करें हम, तो इसके दो घटक होते हैं, एक तो डीएनए और एक प्रोटीन। डीएनए जो है वो जीन का निर्माण करता है और प्रोटीन तो ये इसमें होता ही है। ठीक है, क्योंकि राइबोसोम है और राइबोसोम जो है वो प्रोटीन बनाने का एक मेन सोर्स है। ठीक, तो ये बात हो गई हमारे पास नाभिक यानी कि न्यूक्लियस की। और इसमें इस क्रोमेटिन मटेरियल में जो हम बात कर रहे हैं ना न्यूक्लियोप्लाज्म में, तो न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लियोलस तो है ही और क्रोमेटिन मटेरियल भी है, लेकिन इसके अलावा जब गुणसूत्र की क्रोमोसोम्स की बात आती है तो इसमें 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। यानी कि कितने होते हैं, गुणसूत्र 23 जोड़े होते हैं। 23 जोड़े का मतलब होता है 46, कितने, 46। अब 46 में से अगर हम जोड़ों में देखा जाए तो 22 जोड़े ऑटोसोमल होते हैं और एक जोड़ा जो होता है वो लैंगिक जोड़ा होता है, यानी कि XX और XY। ठीक, क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट करेंगे ना तब आपको ये रियलाइज़ होगा कि जो हमने टू द पॉइंट पढ़ा है हेलो PYQ पे, वही के वही आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल रहा है। इसलिए इररिलेवेंट चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करना है और ना ही पढ़ना है। जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा वही हमें पढ़ना है। बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म जो है यानी कि कोशिका द्रव्य, हिंदी में से क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य। तो हमने देखा अभी तक क्या देखा कि हमने न्यूक्लियस पढ़ लिया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पढ़ लिया। तो अगर मैं इसका फिगर ड्रॉ करूँ ना, तो जैसे ये मेरे पास एक सेल है और इसके बीच में कहीं ना कहीं एक न्यूक्लियस है। तो इस न्यूक्लियस और इस सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये तो हो गया सेल मेम्ब्रेन और ये हो गया हमारे पास न्यूक्लियस। तो इन दोनों के बीच में जो द्रव्य भरा होता है
उसे हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। ठीक, इसके कुछ पॉइंट्स हैं, वो देख लेते हैं कि प्लाज्मा झिल्ली और नाभिक के बीच का भाग है। देखो, ये जो है ना, कौन सा, ये तो हो गया प्लाज्मा झिल्ली। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो बीच में जो प्लाज्मा भरा रहता है ना, इसको झिल्ली के द्वारा जो प्रोटेक्ट करता है, ये जो झिल्ली है इसको प्रोटेक्ट कर, तो इस प्लाज्मा की वजह से ही हम इसको प्लाज्मा झिल्ली बोल रहे हैं, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो क्या कह रहा है? प्लाज्मा झिल्ली और नाभिक के बीच का भाग है। हमने देखा ना, ये प्लाज्मा झिल्ली और ये नाभिक के बीच का भाग है क्या? ये कोशिका द्रव्य। ठीक, अब आते हैं, इसमें कोशिका के अंग मौजूद होते हैं। भाई हमारे पास जो है ये सेल है और ये न्यूक्लियस है, ये सेल मेम्ब्रेन है, मतलब हम कंबाइंडली इसको सेल ही बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन होने को ये सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका की एक झिल्ली है ये, ठीक है, और ये है एक न्यूक्लियस यानी कि नाभिक। तो इसके जो नाभिक और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो कोशिका के ऑर्गेनल होते हैं ना, कोशिका के अंग, वो भरे रहते हैं, जैसे यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, ऐसे। तो ये साइटोप्लाज्म में होते हैं। और जो इसके अंदर एक साइटोस नाम का जो पदार्थ होता है, वो जलयुक्त ग्राउंड पदार्थ होता है। ठीक है, यानी कि वाटर भरा होता है, काफ़ी सारा, 98% के आसपास वाटर रहता है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, कोशिकांग यानी कि सेल ऑर्गेनल। अभी हमने देखा कि साइटोप्लाज्म में तरह तरह के सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, और साइटोप्लाज्म होता कहाँ है? सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो द्रव्य भरा होता है उसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अब उस साइटोप्लाज्म में कौन कौन से हमारे पास कोशिकाओं के अंग हैं जिन्हें हम कोशिकांग बोलते हैं, जिन्हें हम सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं, उसके लिए हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की जब हम बात करें, एक तरीके से सेल ऑर्गेनल है जो किस में प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म में। तो हम इसे कह सकते हैं कोशिका का पावर हाउस है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी जो ऊर्जा मुद्रा की बात करें तो ये एटीपी की फॉर्म में होती है, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसकी दो झिल्ली होती है, एक तो बाहरी और एक भीतरी। माइटोकॉन्ड्रिया में बात करें तो दो झिल्ली होती है, एक तो बाहरी, बाहरी अगर झिल्ली होगी तो वो पोर युक्त होगी, यानी कि छिद्र युक्त होगी, उसमें छोटे छोटे छिद्र होंगे, यानी कि हर एक चीज़ को सांस, अगर हम अपनी स्किन को देखें तो छोटे छोटे रंध्र होते हैं ना, छोटे छोटे छिद्र होते हैं ना, तो उस छोटे छोटे, तो माइटोकॉन्ड्रिया में एक बाहरी और एक भीतरी छिद्र होता है। बाहरी छिद्र, बाहरी जो है झिल्ली वो छिद्रयुक्त होती है, और भीतरी जो है वो एटीपी संश्लेषण के लिए होती है, यानी कि एटीपी का सिंथेसाइज करती है। ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया की एक खास बात यह है कि ये अपना डीएनए और राइबोसोम लेते हैं, यानी कि ये बहुत ध्यान रखने वाला पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड। एक तो ये कि ये कोशिका का पावर हाउस है, और दूसरा इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इसका अपना डीएनए और अपना राइबोसोम होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं लाइसोसोम। साइटोप्लाज्म में ही एक लाइसोसोम और रहता है, जिससे हम कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं, यानी कि इसे हम सुसाइडल बैग भी कह सकते हैं लाइसोसोम को। फिर आता है गोल्गी एपरेटस। बॉडीज को गोल्गी एपरेटस ही बोलते हैं। गोल्गी एपरेटस में दो फेज होते हैं, एक सिस फेज और एक ट्रांस फेज। तो अगर हम सिस फेज की बात करें तो ये न्यूक्लियस की ओर रहता है, यानी कि अगर सिस फेज की बात करें तो ये न्यूक्लियस की ओर रहता है, जैसे ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है,
और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो यहाँ जो सिस फेज है ये तो रहता है न्यूक्लियस की ओर, और ट्रांस फेज जो है वो रहता है प्लाज्मा झिल्ली की ओर। ठीक, इसका जो फंक्शन है यानी कि वर्किंग वर्किंग की बात करें तो यह संग्रहण, पैकेज का संशोधन, इनमें इसका यूज़ होता है, और लाइसोसोम का निर्माण करना। गोल्गी एपरेटस एक तरीके से कलेक्शन और पैकेजिंग का काम करता है, और लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है। ठीक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं तो दो तरीके के होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब है कि ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें राइबोसोम्स उपस्थित हो रहते हैं। हमने देखा कि प्रोटीन का जो निर्माण करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो राइबोसोम होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हम दो टाइप्स पढ़ते हैं, रफ और स्मूथ। रफ का मतलब, अब रफ को आप ऐसे याद कर सकते हैं कि इसमें डॉट 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 प्रिंट होते हैं, और वही डॉट 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 की वजह से वो रफ होता है, और उन डॉट 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 को हम ये कह सकते हैं कि प्रोटीन है। ठीक, और एक आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये फैट और लिपिड का सिंथेसाइज करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो दो तरीके के हुए, रफ और स्मूथ। रफ प्रोटीन का सिंथेसाइज करते हैं और प्रोटीन का निर्माण करते हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट। एंड स्मूथ, स्मूथ जो है वो फैट और लिपिड का सिंथेसाइज करते हैं बिकॉज ऑफ राइबोसोम आर एब्सेंट। अब आता है फिफ्थ जो है सेल ऑर्गेनल, वो है वैक्यूल्स यानी कि रिक्तिका। हिंदी में से बोलते हैं रिक्तिका। रिक्तिका की बात करें तो पौधों में तो ये बहुत बड़े होते हैं, स्पष्ट होते हैं और स्थायी होते हैं, परमानेंट होते हैं, और ये टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रदान करते हैं। रिजिडिटी का मतलब होता है कठोरता, और टर्जिडिटी का मतलब होता है भंगुरता। ठीक, लेकिन अगर हम बात करें एनिमल्स में, ये प्राणियों में, तो ये बहुत छोटे होते हैं और टेम्परेरी होते हैं। ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जैसे, अब इसका काम क्या है वैक्यूल्स का, जो कि हम प्राणियों में अगर बात करते हैं तो ये प्राणियों में यानी कि एनिमल्स में ग्लूकोज, ग्लाइकोजन और प्रोटीन का कलेक्शन करता है। कौन? वैक्यूल्स। अगर है तो ये काम करेगा। क्या काम करेगा? ग्लूकोज का कलेक्शन करेगा, ग्लाइकोजन का संग्रहण करेगा, प्रोटीन का संग्रहण करेगा। ठीक है, और पौधों में तो ये बहुत बड़े होते हैं, स्पष्ट भी होते हैं और स्थायी भी होते हैं, और टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रदान करते हैं। ये कठोरता और भंगुरता देते हैं पौधों को। ठीक, अब आता है प्लास्टिड। ये भी एक सेल ऑर्गेनल है। देखो, आपको ये यहाँ पर पता चल रहा होगा कि हम जो सेल है और सेल के जो पार्ट्स हैं, सेल ऑर्गेनल्स हैं, उसको हम एनिमल सेल और प्लांट सेल को कंबाइंडली याद करना है कि कौन सी चीज़ तो एनिमल सेल्स में होती है और कौन सी चीज़ प्लांट सेल्स में होती है। ठीक है, अब प्लास्टिड जो है वो केवल पादप कोशिका में होता है। आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि प्लास्टिड में प्ला आ रहा है, और प्ला यानी कि प्लांट। ठीक, प्ला को हम प्लांट से रिलेट कर देंगे, तो इसलिए कह सकते हैं प्लास्टिड जो है वो पादप कोशिका में होते हैं, और ये भी अपने डीएनए और राइबोसोम में होते हैं। अभी आपको मैंने बताया कि डीएनए और राइबोसोम, अपना खुद का डीएनए राइबोसोम किस में और होता है? याद कीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। उसी तरह प्लास्टिड में भी अपना डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है। ठीक है, अब ये कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं? तो प्लास्टिड के 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? इसके जो हम टाइप देख लेते हैं एक बार। टाइप इसके हैं क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, ये वर्ड पकड़िए आप कि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरो वर्ड आ रहा है। क्लोरो वर्ड मतलब क्लोरोफिल वर्णक का संग्रहण करता है। आपको पता होगा प्लांट में क्लोरोफिल होता है। ठीक है, तो उस वर्णक का ये संग्रहण करता है। कौन? क्लोरोप्लास्ट।
अब आता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो में एक वर्ड आ रहा है क्रोमो, और क्रोमो जो है वो रिलेट करता है कलर से। किससे? कलर से। तो ये रंगीन वर्णक का संग्रहण होता है कि पौधों में, प्लांट्स में जो कलर कलर होते हैं ना, कलर को कौन प्रोवाइड करवाता है? ये क्रोमोप्लास्ट प्रोवाइड करवाता है। और इसके बाद बचा कुचा वो जो है वो है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट में स्टार्च हो गया, ऑयल हो गया, प्रोटीन हो गया, इनका संग्रहण करने के लिए ल्यूकोप्लास्ट रेस्पॉन्सिबल होता है। ओके। अब बात करते हैं सेल डिवीज़न की। सेल डिवीज़न 4 फेज में होता है, इसको बहुत ध्यान से समझिए। G1 फेज, S फेज, G2 फेज और M फेज। कैसे याद करेंगे? G1 S, G2 M, यानी कि G1 G2 तो है ही फर्स्ट और थर्ड नंबर पे, और एक S और M लगा देंगे। कैसे? स्टेशन मास्टर। ओके, तो इसको ऐसे याद करेंगे। अब हम वन बाय वन देखते हैं कि ये जो फेज़ है सेल डिवीज़न के, यानी कि जो सेल डिवाइड होता है वो किस किस तरह से डिवाइड हो सकता है। तो इसका जो फर्स्ट फेज़ है उसे हम जीवन फेज़ बोलते हैं, और जीवन जो है वो वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि जीवन फेज़ में क्या होती है? वो वृद्धि होती है, एनहेंस होता है। यानी कि हर कोई, अगर जैसे हम किसी को अगर बहुत देर तक बिठा करके रखें तो वो आगे बढ़ना चाहेगा। ऐसे ही जीवन फेज़ यानी कि जो पहली स्टेज है वो तुरंत उठ खड़ा होगा, यानी कि तुरंत उसकी वृद्धि स्टार्ट हो जाएगी। ठीक। एस फेज़, अब जैसे वृद्धि हो गई तो अब जो सेल में सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो क्या है? डीएनए होते हैं, यानी कि जीन, और जीन जो है डीएनए में जीन होते हैं। ठीक है, तो ये डीएनए को सिंथेसाइज करता है। अब जैसे हम इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि जो यहाँ पर हम एस वर्ड देख रहे हैं ना, एस एस का मतलब ही होता है क्या? सिंथेसिस। ठीक है, संश्लेषण। किसका? डीएनए का। याद करने के लिए बता रहा हूँ मैं। फिर आता है थर्ड फेज में G2 फेज। G2 फेज क्या काम करता है? ये माइटोसिस के लिए तैयारी करता है, यानी कि अब ये सूत्री विभाजन करेगा। ठीक है, अर्धसूत्री या समसूत्री विभाजन करेगा। अब माइट जो है सूत्री विभाजन करेगा, माइटोसिस के लिए तैयार रहेगा। और एम फेज जो है वो माइटोसिस, यानी कि इसके माइटोसिस कंप्लीट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर एम को किस तरीके से याद कर सकते हैं? एम को याद कर सकते हैं एम से माइटोसिस। यहाँ पर माइटोसिस की तैयारी हो रही है और यहाँ माइटोसिस कंप्लीट हो रहा है। ठीक है। अब बात करते हैं सेल डिवीज़न में 2 तरीके के विभाजन होता है। कौन कौन सा? माइटोसिस और मियोसिस। ठीक। माइटोसिस की बात करें तो ये सोमेटिक कोशिकाओं में होता है, यानी कि शारीरिक कोशिकाओं में होता है जिनका शरीर होता है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इसमें 2 डॉटर सेल्स होती हैं। कितनी? केवल 2 डॉटर सेल्स। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइटोसिस के इस मतलब जब सेल का डिवीज़न होता है तो माइटोसिस प्रोसेस में कितने स्टेप में वो होता है डिवीज़न? 2 स्टेप्स में। और 2 स्टेप मतलब ओनली 1 स्टेप में, और 1 स्टेप में भी कौन सा? केवल 2 डॉटर सेल्स। ठीक। जैसे ये माइटोसिस में केवल 2 डॉटर सेल्स ही बनेंगे। ठीक। और केंद्रक एक बार ही विभाजित होता है माइटोसिस में। लेकिन बात करते हैं जब मियोसिस में, तो ये जर्म कोशिकाओं में होता है और केंद्रक जो है वो 2 बार विभाजित होता है। यानी कि एक बार तो बन गया, लेकिन ये फर्दर 2 बार, एक बार और डिवाइड होगा। तो यानी कि इसकी 4 डॉटर सेल्स होती हैं। कितनी? 4 डॉटर सेल्स। किसमें? मियोसिस में। तो की पॉइंट आप केवल इतना याद रखिए। ठीक। तो ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं सेल्स के, जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड मैंने आपको बताया है। इस छोटे से लेक्चर में आपको पूरा कंपैरिजन मैंने बता दिया है, और जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने पूरा 100% दे करके आपके सामने प्रस्तुत किया है। आपको क्या करना है?
अब इसको रिपीट बोर्ड पर रिवाइज करते रहना है, ठीक है। और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस हैं सेल से रिलेटेड, उसमें आप देखेंगे कि आप बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। सो यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।